नमस्ते दोस्तों। एसएससी जीडी 2025 की प्रैक्टिस नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है जी? तो आप कहेंगे इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। मैं सबसे पहले अगर बात करूं कि चोल वंश की अगर मैं बात करूं तो चोल वंश में बहुत ही ज्यादा एक प्रसिद्ध नाम रहा था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम का एक बहुत ही ज्यादा योग्य पुत्र था जिसका नाम था राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम जो था वो अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने साम्राज्यवादी नीति को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सबसे पहले गंगा को लाने के लिए इन्होंने क्या किया? गंगा को लाने के लिए इन्होंने उत्तर पूर्वी भारत पर इन्होंने अटैक कर दिया। उत्तर पूर्वी भारत पर इन्होंने आक्रमण कर दिया। गंगा घाटी को लाने के लिए, पवित्र गंगा को लाने के लिए। और उस समय वहां के शासक हुआ करता था महिपाल। महिपाल वो इंसान है जो पाल वंश का शासक हुआ करता था। और पाल वंश की अगर संस्थापक की बात करते हैं तो वो कौन था? तो आप कहेंगे वो जो था वो आपका गोपाल था। और यहाँ का एक प्रतापी राजा हुआ करता था जिसका नाम था धर्मपाल। ये बात आपको नोट करके लिख लेनी है। राजेंद्र प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो इसी के कारण से बंगाल की खाड़ी को चोल का स्वरूप इन्होंने दिया। क्या किया? चोल झील का इन्होंने स्वरूप दिया। राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम ने एक उपाधि धारण किया था, इसका नाम था गंगैकोंड की इन्होंने उपाधि धारण किया था। और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। क्या जी? इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था गंगैकोंड चोलपुरम इन्होंने अपना राजेंद्र प्रथम ने अपना राजधानी बनाया था। और चोल वंश की संस्थापक की बात करते हैं तो चोल वंश की संस्थापक जो रहा था वो आपका विजयालय चोल था। कौन था? विजयालय चोल था जिन्होंने चोल वंश की स्थापना किया। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तर ग्राम शासक था? तो किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तर ग्राम प्रशासन था? तो किसमें था? सबसे पहले बात कर रहे थे किसमें था जी? तो आप कहेंगे चोल में था। कौन था? चोल में था। चेर की अगर हम बात करते हैं तो चेर की जो संस्थापक जो था वो आपका था स्थापना किया था वो आपका उदयन जेरल अथान ने किया था। चालुक्य के किसने किया था? तो आप कहेंगे चालुक्य का संस्थापक था आपका पुलकेशिन प्रथम था। चोल का कौन था? तो चोल का जो था वो आपका विजयालय चोल था। बतापिय कौन था? बतापिय हालांकि वर्तमान में अभी बादामी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका कर्नाटका में पड़ती है। और इसकी जो संस्थापक जो रहा था वो आपका रहा था चालुक्य रहा था, पुलकेशिन प्रथम रहा था। पाल वंश की अगर हम बात करते हैं तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल था। और गोपाल के शासक हुआ करता था महिपाल, जिस पर आक्रमण किया था राजेंद्र प्रथम ने। कौन किया था? राजेंद्र प्रथम ने किया था। तो यहाँ तक सारी बातें आप नोट कर सकते। यहाँ पर भी कुछ आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं अगर याद नहीं रहे तो। अब देखिए जैसे चेर चेर है तो चेर से याद रखिए आप कहेंगे कि चेरल, ये जो है वो आपका क्या है? तो आप कहेंगे कि चेरल है। क्या है? चेरल। और चेरल से यहाँ पे आप जेरल याद रख सकते हैं। चालुक्य यानी कि जो चालू पुर्जा रहता है वो अपने आस पड़ोस में, मतलब बगल के गांव में जिला जवार जो होती है उसमें पुल का व्यवस्था वो कर ही लेती है। चोल की बात करते हैं तो चोल को मैंने जैसे कि बताया कि विजय आले चोल है, जिसका एक बहुत ही विजय आले चोल है। और जिसके एक बहुत ही ज्यादा इस वंश का बहुत ही ज्यादा एक प्रसिद्ध राजा हुआ करता था राजराज प्रथम, जिसका एक बहुत ही ज्यादा योग्य पुत्र हुआ करता था राजेंद्र प्रथम।
राजेंद्र प्रथम हुआ करता था, इसका बहुत ही योग्य पुत्र था, जिन्होंने अपने पिता के मृत्यु के बाद अपने साम्राज्यवादी नीति को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलाया था, जिसके बाद उन्होंने उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया था। भारत की यानी गंगा घाटी को लाने के लिए साउथ इंडिया में। तो उस समय जो शासक हुआ करता था वही था कौन था, महिपाल, जो कि गोपाल का एक शासक हुआ करता था, और उसके एक प्रतापी राजा हुआ करता था धर्मपाल। धर्मपाल को आप जानते थे, धर्मपाल था, उस समय का धर्मपाल था। और उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने उन्होंने गंगैकोंड की उपाधि उन्होंने धारण किया था। और गंगैकोंड की अगर हम बात करते हैं, गंगैकोंड की उन्होंने उपाधि धारण किया था। और गंगैकोंड उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, गंगैकोंड चोलपुरम नाम से उन्होंने अब राजधानी बनाया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, काफी अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने निम्नलिखित शासकों में से किसने नवीं शताब्दी ईस्वी में तंजौर को राजधानी बनाकर चोल राजवंश की स्थापना किया था। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था चोल वंश के बारे में। तो आदित्य प्रथम बिल्कुल भी नहीं था, राजा धीराज बिल्कुल भी नहीं था, विजय चोल यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वीर राजेंद्र बिल्कुल भी नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित देश में से कौन भा कौन भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है कौन है जी, आपका यहाँ कनाडा है। अच्छा, इसको एक ट्रिक से भी याद रखता, आपको पता होगा कि ट्रिक जो है वो इसका क्या है, तो आपका रूक, चीन, अब, आया और लास्ट में भारत है, जो कि भारत जो है वो आपका 7वें नंबर पर होती है। रूस से क्या होती है, रूस से आपका रूस होती है, का से आपका कनाडा होती है, ची से आपका चीन होती है, आ से अमेरिका होती है, बा से ब्राजील होती है, और आया से ऑस्ट्रेलिया होती है, फिर भारत आपका 7वें नंबर पर होती है। तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन दूसरा सबसे बड़ा देश होगा, तो दूसरा सबसे बड़ा देश होगा आपका कनाडा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संगमरमर क्या है, व्हाट इज मार्बल, यानी कि संगमरमर क्या है। तो संगमरमर क्या है, संगमरमर क्या है? संगमरमर जैसे सवालों को देखते हुए हम लोगों के मन में एक सवाल आती है कि संगमरमर जो है वो एक चट्टान है। ये जो आपका रूपांतरित चट्टानों को ही हम लोग कायांतरिक चट्टानों में ये चेंज हो जाती है, जो कि चूना पत्थर के कायांतरिक परिणामों का ये नतीजा है। तो संगमरमर जो है वो आपका ये क्या है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक अस्फटिक लिखा हुआ अस्फटिक रूप है। क्या है जी, अस्फटिक रूप है कैल्शियम कार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होती है CuCO3 होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ साउथ एशिया इज। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ, आप कहेंगे आटाकामा। आटाकामा आपको पता होगा कि आटाकामा जो है वो आपका उत्तरी चिली में पड़ती है, जो कि दक्षिण अमेरिका में मौजूद है। तो आटाकामा, तो इसका उत्तर जो है वो नहीं होगा। पूछ रहा है कि कोलोराडो रिवर आपका यूएस में पड़ती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी है। और कालाहारी जो है वो आपका बोत्सवाना में या अफ्रीका में। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका थार, जो कि कहाँ पड़ती है, तो आपका भारत और पाकिस्तान में ये पड़ती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ से पाया गया है, मतलब कहाँ से लिया गया, कहाँ पाया जा सकता है। तो संविधान के अंतर्गत देखिए मौलिक अधिकार, अगर मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स आपका कितने में, ये तो आप कहेंगे फंडामेंटल राइट जो है वो आपका भाग तीन में 12 से 35 आर्टिकल्स में मौजूद है। और ये जो है वो आपका लिया गया कहाँ से जी, तो आप कहेंगे ये जो लिया गया वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया आपका भाग 4 से लिया गया, 36 से 51 में मौजूद है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं, संविधान की प्रस्तावना के, तो इसका जो भाषा है वो आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और इसका जो है वो आपका विचार जो लिया गया है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक आर्टिकल्स आती है, आर्टिकल्स नंबर 41 यानी कि 41, जो आपका कुछ मामलों में शिक्षा एवं रोजगार के अधिकार को ये देता है। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस वर्ष में शामिल किया गया था? देखिए, सबसे पहले आप बात आती है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका भाग 4 के क में आर्टिकल्स 51 के क में ये मौजूद है। इसको जोड़ा गया था आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था। अब मौलिक कर्तव्य, हालांकि इन्होंने सिफारिश जो किया था वो सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्य को किया था, लेकिन अब 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, और उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक कर्तव्य 10 हो गए। लेकिन 11वां कहाँ से आया? तो आपके 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। यही मौलिक कर्तव्य जो है वो 11वां जुड़ गया, और अब 11 मौलिक कर्तव्य हो चुके हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें सार्वजनिक चीजों को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें आदर्श वाक्यों को सम्मान करनी चाहिए, और उसके बाद में हमारे झंडा जो है वो हमारे देश का शान है उसको सम्मान करनी चाहिए, और सार्वजनिक चीज जितने भी सारे तरह की चीज है वो उसको सम्मान करनी चाहिए। उन्होंने संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। आप बिल्कुल सच है कि उन्होंने जो मतलब कोई भी चीज अगर आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो आपका जो है वो सरकारी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही है। अगला है कि किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है, न्यायालय के द्वारा किया था। आपको पता होगा कि न्यायालय के द्वारा ऐसे कोई भी कानून बना दिया जाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक कर्तव्य को उल्लंघन करते, तो ऐसे में वो आर्टिकल 13 के तहत वो खिलाफ हो जाती है। गलत यहाँ पे है, उन्होंने परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। रीट हमारे जब कोई भी ऐसी चीज हमारे संसद के द्वारा, हमारे भारतीय सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी चीज बनाई जाती है जो कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ करते, तो ऐसे में जो है वो आपका जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार की रीट जारी करती है, और हाई कोर्ट जो है वो आपका 226 के तहत जो है वो 5 प्रकार की रीट जारी करती है। तो जब भी कोई भी कानून बनाया जाता है तो आपको पता हो कि मौलिक अधिकार और आपका डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए वो बनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि वाणिज्य बैंक बोले तो कॉमर्शियल बैंक होती है। तो वाणिज्य बैंक को देते समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक लेती है। तो आपका वाणिज्य बैंक जो लेती है, जमा दर होती है यानी कि डिपॉजिट रेट होती है, या तो फिर उधार दर होती है, बैंक दर होती है, या तो फिर इनमें से कोई नहीं होती है। सबसे पहले मैं बात करूं आरबीआई की, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत एक अधिनियम आया था, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। उस समय जब इसकी स्थापना होती है तब उस समय आरबीआई की हेड क्वार्टर बनाई जाती है कोलकाता में, जो कि आपका 1935 से लेकर के 1937 से लेकर के 1937 तक जो है वो यहाँ पे कोलकाता में इसकी जो है वो हेड क्वार्टर आती है। लेकिन उसके बाद 1937 में 1937 में इसके जो हेड क्वार्टर है वो उसको स्थानांतरित करके मुंबई कर दी जाती है। आरबीआई अधिनियम 1935 के सेक्शन 49 के तहत आरबीआई यानी कि जो बैंक दर जो होती है उसको परिभाषित किया जाता है। और बैंक दर में क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई जिस दर पर बैंकों को उधार देती है अपनी पैसा, अपनी लोन, उसको बैंक दर कहा जाता है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि मौद्रिक नीति को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं।
तो आपका मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आपको पता होनी चाहिए कि मौद्रिक नीति का जो निर्माण करती है वो आरबीआई के द्वारा की जाती है। आरबीआई जो है वो बहुत सारा चीज का निर्माण है, जैसे जैसे लक्ष्य कम करना हो, ये करते हैं। उसके बाद में और आपका जो 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 मुद्रास्फीति स्थिरता जो होती है, जो वित्तीय वित्तीय स्थिरता जो होती है, या तो फिर समावेशी विकास हासिल करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वो आपका आरबीआई के द्वारा की जाती है। वित्त मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर कौन अभी है? तो आप कहेंगे, आपको पता होगा अभी बजट पेश किया गया था, निर्मला सीतारमन है अभी वर्तमान समय में। योजना आयोग की बात करते हैं तो आपको पता होगा योजना आयोग जो हमारे बना था 15 मार्च 1950 में बना था। कब बना था जी? आप कहेंगे 15 मार्च 1950 में बना था। 15 मार्च 1950 में बना था। और ये इसको जो है वो 1 जनवरी 2015 को इसको योजना आयोग से चेंज करके इसको बना दिया गया, नीति आयोग बना दिया गया। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आप देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन है। कहता है कि कामशाला, क्या कहता है कि कामशाला निम्नलिखित में से किस कामशाला निम्नलिखित में से निम्नलिखित कामशाला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कामशाला की बात करता हूँ, जो कि आपका विशु कामशाला के नाम से भी फेमस है। और ये बहुत इसमें होती है ना कि जो जब नृत्य अंगूठी लोक नृत्य मनाई जाती है, तब जो है वो अंगूठी लोक नृत्य यहाँ के जो है पुरुषों के द्वारा मनाई जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कामशाला। ये तो विशु कामशाला मनाई जाती है। और इसका जो भक्त है वो महादेश्वर की पूजा करते हैं। महादेश्वर की लोक अंगूठी लोक नृत्य मनाते हैं, इस टाइप से मनाते हैं। और यहाँ के पुरुषों के द्वारा मनाई जाती है, और ये जो मनाई जाती है वो आपका कर्नाटक में मनाई जाती है। झारखंड में अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में आपका सरहुल लोक नृत्य मनाई जाती है। और कर्नाटक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। केरला के बारे में आप देखिए, ये केरला में दो शास्त्रीय नृत्य काफी ज्यादा फेमस है। एक तो आपका है मोहिनी अट्टम, और दूसरा आपका जो है वो कथकली है। एक तो आपका जो बिहार में आपका है जट जाटिन है। आप थोड़ा सा इसको ट्रिक भाई आप याद कर सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे झारखंड है तो माथा से यानी कि सर से आपका जो है वो सारा बाल झड़ रहा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कर्नाटका से नाटक करती है जब कथा सुनती है तब मोहन जो है मोहनी जब कथा सुनती है तब मोहन नाटक करती है। और अगर बिहार में बात करते हैं तो बिहार में ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बिल्कुल नहाते नहीं है, उनकी बाल जो है वो पूरा बिल्कुल एकदम जट्टा टाइप का हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप इसको याद रख सकते हैं, वैसे याद रहने वाला होता नहीं है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि लुई नगाई यहाँ पे आपका है लुई नगाइनी त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? लुई नगाइनी जो सांप्रदायिक लोग जो है जो नागा जनजाति के जो लोग हैं, नागा जनजाति के, वो क्या करते हैं, उनके द्वारा एक त्योहार मनाई जाती है जिसको कहा जाता है लुई नगाइनी। और जब ये बीज को बोते हैं तब उसी के नव वर्ष में इन्होंने 15 फरवरी को लुई नगाइनी त्योहार मनाते हैं। तो ये कहाँ के लोग हैं जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका मणिपुर के लोग हैं जो ऐसा खुशहाली त्योहार मनाते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि डुरंड कप के बारे में आपको पता होगा कि डुरंड कप जो है कि स्थापना वर्ष में शिमला में की गई थी। डुरंड कप के बारे में आपको जैसे ही सुनते होंगे आपके मन में आता होगा कि मार्टिन डुरंड के नाम पर जो है वो डुरंड कप है। तो डुरंड कप की स्थापना किया गया था शिमला में 1888 में। कब किया गया था ये? तो आप कहेंगे 18 हाँ, कब किया गया था? आप कहेंगे कि 1888 में किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगर डुरंड कप की बात करते हैं तो ये रिलेटेड आपका कहाँ से है? तो आप कहेंगे फुटबॉल टूर्नामेंट से ये संबंधित है।
अगर हम बात करते हैं फुटबॉल टूर्नामेंट में, तो सबसे ज्यादा जो किताब जीतने वाला है वो आपका कोलकाता की टीम है, मोहनी बगान टीम ने, जो कि आपका 17 किताब इन्होंने जीता है, अपने नाम इन्होंने कर लिया है। अगर हम बात करते हैं आई एफ ए की अगर हम बात करते हैं दोस्त, आई एफ ए की बात करते हैं तो यानी कि इंडियन इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड की बात करते हैं, तो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड की स्थापना की जाती है 1893 में। फेडरेशन कप की स्थापना की जाती है, आप कहेंगे कि फेडरेशन कप की स्थापना की जाती है, आप कहेंगे फेडरेशन कप की स्थापना की जाती है 1977 में। कब की जाती है जी? तो आप कहेंगे 1977 में की जाती है। अगर इंडियन सुपर लीग की स्थापना की बात करते हैं तो 2013 में किया जाता है, और संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो वो 1941 में की जाती है। तो इसके साथ आप इसको याद रख सकते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि द गॉड फादर ऑफ सोल, द गॉड फादर ऑफ सोल जो है वो एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी बोले तो मतलब जो जो इंसान अपने खुद के बारे में लिखता है उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जो इंसान के बारे में कोई दूसरा इंसान लिखता है, कोई दूसरा लेखक लिखता है, उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो द गॉड फादर ऑफ सोल एक आत्मकथा है, जो महान संगीतकारों में से एक थे या थी, वो कौन है? आप कहेंगे टीना टर्नर। टीना टर्नर की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई लव स्टोरी, जो कि एक आत्मकथा है जो कि टीना टर्नर के द्वारा लिखा गया है। कार्ट कोबेल के जीवनी पर लिखा हुआ हैवियर देन हेवन, जो कि एक लेखक ने इसको लिखा है जिसका नाम है क्रॉस चार्ल्स आर क्रॉस। जॉनी कैश के द्वारा लिखा हुआ आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है जिसको बोलते हैं कैश। और जेम्स ब्राउन के द्वारा, मैंने आपको बताया दिया कि जेम्स ब्राउन के द्वारा लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफी है द गॉड फादर ऑफ सोल, जो कि आपको याद रखनी है। एसएससी सीपीओ का ये क्वेश्चन है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि रामनाथ वीर राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? रामनाथ वी राघवन की अगर हम बात करते हैं तो रामनाथ वी राघवन जो है, जिसका संबंध आपका मृदंगम से, किसके से? मृदंगम से। मृदंगम से और भी काफी ज्यादा नाम आते हैं, जैसे आपका मुथैया भगवतार है, क्या उन्हें जी? मुथैया भगवतार है, और टीके टीके मूर्ति है, कौन है जी? ये दो नाम है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक तो आपका रामनाथ भी राघवन का संबंध है। बांसुरी की अगर हम बात करते हैं, बांसुरी से तो हरि प्रसाद चौरसिया हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सितार की बात करते हैं तो पंडित रविशंकर है, कौन है जी? पंडित रविशंकर है। और सरोद की बात करते हैं तो सरोद से आपका अली अमजद खान और अली अकबर का। देखिए यहाँ पे याद करने के ट्रिक मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपका जो है वो रामनाथ राघवन की अगर हम बात करते हैं, रामनाथ राघवन की अगर रामनाथ राघवन की बात करते हैं तो आप ऐसे याद रखिए कि मृदंगम, यानी मृदंग मतलब की जो लड़ाई होती है ना, वो जब भी लड़ाई होती है तो वो माथा को फोड़ते हैं, और माथा को इस तरीके से फोड़ते हैं, इस बेरहमी से फोड़ते हैं जैसे वो किसी भी मूर्ति को फोड़ रहे हैं। मतलब जैसे राघव का कोई मूर्ति नहीं होती है, इस तरीका से मतलब फोड़ते हैं। तो ये एक तो आपका हो गया माथा से ये मुथैया हो गया, और दूसरा मूर्ति से आपका टीके मूर्ति हो गया, और राघव, इसमें राघव भी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? राघव। तो राघवन राघवन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। अच्छा, बांसुरी की बात करते हैं तो बांसुरी से आपका हो जाएगा, बांसुरी जो बजाती है वो हमेशा हरियाली पर रहती है, तो हरि प्रसाद चौरसिया हो जाएगा। सितार की बात करते हैं तो सितार की तरह हमेशा चमकते हैं पंडित, तो पंडित रविशंकर हो जाएंगे। सरोद की बात करते हैं तो सरोद यानी कि रोज रोज जो पूजा करते हैं वो करते हैं क्या? अली। अली मतलब अल्लाह अकबर, तो अली ये दोनों करते हैं, तो अली अमजद खान और अली अकबर खान, की थोड़ा थोड़ा सेंस आपको लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि नील कुरिंजी के
को अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCS का मतलब होती है IUCS का मतलब होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। नीलकुरिंजी का साइंटिफिक नाम क्या है? कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ नीलकुरिंजी? नीलकुरिंजी। तो आप कहें कि इसका क्या नाम है जी? आप कहें कि इसका नाम जो है वो आपका स्ट्रोबिलेंथ पुनिथियाना, इसका ये नाम है। ये आपका जो ये फूल जो है स्ट्रोबिलेंथ पुनिथियाना जो है वो आपका नीलकुरिंजी के पहाड़ियों पर होती है 12 बरस के बाद, 12 बरस में ये एक बार फूल लगता है और ये 3 मीटर ऊंची झाड़ियों पर ये लगता है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि बुक मोदीज गवर्नमेंट ट्रम्प रेस्पिंग इंडियाज पैथ टू प्रोस्पेरिटी किसके द्वारा लिखी गई बुक है? द बुक मोदीज गवर्नमेंट ट्रम्प रेस्पिंग इंडियाज पैथ टू प्रोस्पेरिटी इज रिटन बाय होम, किसके द्वारा लिखा गया? तो आप कहेंगे सुमित नागल के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। विवेक बिंद्रा के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। जयंत चौधरी के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे ये लिखा गया आप किसके द्वारा? तो आप कहेंगे ये तरुण चुग के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? तरुण चुग के द्वारा ये लिखा गया बुक है, तरुण चुग के द्वारा। अच्छा, इनका जो अनावरण है वो किसने किया? तो आप कहेंगे इसका विमोचन या अनावरण या विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे इसका अनावरण जो है वो आपका गृह मंत्री आपको पता होगा अमित शाह, तो अमित शाह के द्वारा ये किया गया है। इस बुक में मोदी जी के बारे में, मोदी जी के लाइफ स्टाइल के बारे में, यानी कि उनके जीवनी के बारे में, यानी कि बायोग्राफी के बारे में, और इनकी राजनीतिक दृष्टिकोण मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण इसका कैसा रहा और इनके द्वारा चलाए गए योजनाओं का वर्णन इसमें है, जो कि आपका लिखा गया है तरुण चुग के द्वारा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि असम के मोरी गांव में किस कंपनी के द्वारा सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई है? बीच कंपनी हैज सेट अप सेमीकंडक्टर यूनिट ऑफ मोरी गांव इन असम। असम के मोरी गांव में सेमीकंडक्टर यूनिट जो स्थापित किया गया था, सेटअप किया गया था, वो किस कंपनी के द्वारा किया गया था? आपका ये टाटा कंपनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा। और आपको पता होगा ये 27,000 करोड़ की लागत से ये यूनिट बनाया जा रहा है, जो कि इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। और ये कब स्टार्ट होगा? तो आप कहेंगे 2025 में इसको जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांग डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। तो डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो आपका कथकली से था, भरतनाट्यम से था, ओडिसी से था, आपका कथक से था। तो बिल्कुल भी नहीं, भरतनाट्यम जो आपका डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जो है जिनकी जो है डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो आपका जो है वो भरतनाट्यम और आपका कुचिपुड़ी से संबंधित थे, मतलब शास्त्रीय नृत्य के नृत्यांग थे। और इनकी 84 बरस की उम्र में, क्या 84 बरस की अवस्था में इनको दिल्ली में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। आपके लिए एक गृह कार्य है जिसकी आंसर आपको जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है और 20 में से कितने मार्क्स स्कोर आए हैं उसको भी यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। जैसे क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो किस ये आर्टिकल्स में, किस अनुच्छेद में? आर्टिकल्स आपका जो है आर्टिकल्स 75 है। उसके बाद में आर्टिकल्स वी है आपका जो है वो 76 है। आर्टिकल सी है 77 है। और आर्टिकल्स डी की बात करते हैं तो वो 78 है। तो कौन सा आर्टिकल्स है इसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। बाकी इसके साथ आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।